Now here we have written a small program using classes to find the factorial of a number. Okay. Now this program you have already written in C using a loop, as well as you have written it using recursion. ठीक है ना? तो C में हम पढ़ चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर में भी दोबारा हमने ये पढ़ा था यूजिंग रिकर्शन, एंड फैक्टोरियल इज द बेस्ट एग्जांपल टू डिपिक्ट द रिकर्शन से, इट इज द बेस्ट एग्जांपल टू शो रिकर्शन. ठीक है. अब फैक्टोरियल प्रोग्राम को हमने सी में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग यूज करके लिखा था. नाउ the logic of the program will remain same, but I am trying to convert that program using object oriented programming. ठीक है. अगर आप इस प्रोग्राम में देखें तो यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट की है, क्लास फैक्टोरियल. ठीक है. आपने एक स्टूडेंट क्लास वाला एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में शेयर किया था. तो यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट की है, एंड दैट इज so here we have written a program. यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है. फैक्टोरियल का यूजिंग द क्लास. ओके. नाउ क्लास में जैसा कि मैंने बताया था कि क्लास में देयर आर टू थिंग्स यू डिफाइन इन अ क्लास. वन इज योर डेटा मेंबर एंड वन इज योर फंक्शंस. ओके. सो अगर हम बात करते हैं फैक्टोरियल प्रोग्राम की, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखने के लिए you just need one value whose factorial has to be calculated, the number whose factorial is to be calculated. Okay. तो जब भी क्वेश्चन दिया होता है, प्रोग्राम करने को दिया जाता है, you have to first analyze the problem. You first need to understand the problem कि आपको क्या करने को बोला जा रहा है. So here you are asked to write a program to find the factorial of a number. ठीक है. तो क्या करना है आपको? फैक्टोरियल ऑफ नंबर निकालना है. नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट ऑल डेटा विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोग्राम. तो फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए आपको सिर्फ इनपुट की तरह क्या चाहिए रहेगा? द नंबर हुज फैक्टोरियल इज टू बी कैलकुलेटेड. ठीक है. तो यहाँ पे हमने इंटीजर एक वेरिएबल लिया है n, इंटीजर वेरिएबल लिया n. So this is only the data that we need here in this program. ठीक है. अब तो हमने डेटा तो डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप n, एंड देन आई टोल्ड यू कि जितने भी फंक्शंस हम डिक्लेयर करते हैं क्लास में, तो वो सारे फंक्शंस पब्लिक सेक्शन में आते हैं. ठीक है. पब्लिक क्या होता है इसका अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. सो जस्ट मेक श्योर कि द फंक्शंस आर रिटन इन द पब्लिक सेक्शन. Now this is simply, इसको अगर आप अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि फंक्शन को हमें बाहर से कॉल करना है, मेन से क्लास के बाहर से कॉल करना है, तो इसे फंक्शन को पब्लिकली डिक्लेयर करना जरूरी है. सो वी हैव टू डिक्लेयर द फंक्शंस इन द पब्लिक सेक्शन. अब यहाँ पे पब्लिक सेक्शन में मैंने दो फंक्शंस डिफाइन किए. वन इज गेट डेटा एंड अदर इज शो डेटा. Now get data function में अभी फिलहाल मैंने इनपुट नहीं कराया है, आप इसकी वैल्यू इनपुट करा सकते हो. So I am just taking a fixed value of 5 for this factorial. Now मतलब हमने n की वैल्यू को फिक्स कर दिया फिलहाल 5 के लिए. So the factorial of 5 will be calculated through this program. ठीक है. show data function के अंदर हमने क्या किया? We have just written the logic for finding the factorial of a number. ठीक है. तो ज्यादातर जब भी आप कोई क्लास बनाते हो तो एक फंक्शन बनाते हो आप इनपुट एक्सेप्ट कराने के लिए, एक फंक्शन बनाते हो आप आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए. सो हियर द इनपुट इज जस्ट द वैल्यू n. तो अभी फिलहाल इनपुट कराने की जगह मैंने उसमें एक फिक्स वैल्यू दे दी 5, एंड शो डेटा में मैंने पूरा
पूरा फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का जो लॉजिक है, आई हैव रिटन द कंप्लीट लॉजिक इन द शो डेटा फंक्शन एंड उसके बाद आपकी क्लास यहाँ पे ओवर हो गई। क्लास को क्लोज करने के लिए क्या बताया था मैंने कि कर्ल ब्रेसेस के बाद यू पुट अ सेमीकोलन। तो क्लास क्रिएट की, उसमें डेटा मेंबर डिफाइन किया, फिर पब्लिक सेक्शन में दो फंक्शंस डिफाइन किए, एक इनपुट लेने के लिए डेटा का और एक शो डेटा मींस आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो जो आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए जो प्रोग्राम लिखा आपने, फंक्शन लिखा, उसके अंदर वो सारा कोड लिख दिया, द लॉजिक फॉर फाइंडिंग द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ठीक है, अब क्लास तो आपकी बन गई, बट यू नो वेरी वेल दैट सी हो या सी प्लस प्लस हो, कोई भी प्रोग्राम सी या सी प्लस प्लस में बिना मेन फंक्शन के नहीं बन सकता है। ठीक है, बिकॉज द मेन फंक्शन इज योर एंट्री पॉइंट टू योर प्रोग्राम, इट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर योर प्रोग्राम स्टार्ट्स रनिंग। ठीक है, तो चाहे वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हो, यू आर डूइंग इट इन सी, और यू आर डूइंग अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, मेन फंक्शन तो होगा ही होगा। एंड आपका प्रोग्राम में कितनी भी क्लासेस हो, कितने भी फंक्शंस हो, बट योर एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मेन फंक्शन बहुत ही छोटा सा फंक्शन है यहाँ पे, बिकॉज आई पुट द एंटायर लॉजिक विद इन द क्लास। हमें जो भी लॉजिक था फैक्टोरियल निकालने का, उसके लिए मैंने एक फैक्टोरियल क्लास ली थी, उसमें सारा लॉजिक मैंने लिख दिया। अब मेन में आई जस्ट नीड टू यूज दैट पर्टिकुलर क्लास इन आवर मेन फंक्शन। ठीक है, अब क्लास को यूज करने का तरीका मैंने बताया था, जैसे डेटा टाइप्स के वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, इसी तरह से क्लास के भी वेरिएबल्स क्रिएट किए जाते हैं, बट वी डोंट कॉल देम वेरिएबल्स। क्लास के वेरिएबल्स या इंस्टेंसेस को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और यहाँ हमने सबसे फर्स्ट लाइन में फैक्टोरियल एफ लिखा। So what we are trying to do is we are trying to define an object f of the फैक्टोरियल क्लास। ठीक है, तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया f नाम का फैक्टोरियल क्लास का। अब हमने क्या किया, f डॉट गेट डेटा। नाउ f ऑब्जेक्ट की मदद से हमने क्लास के फंक्शंस को कॉल करने की कोशिश की। सो वी हैव टू फंक्शंस, वन फॉर गेटिंग डेटा एंड वन फॉर शोइंग द रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हमने f डॉट गेट डेटा फंक्शन कॉल किया। तो f डॉट गेट डेटा फंक्शन के अंदर हमने कुछ नहीं किया है, या तो हम वैल्यू इनपुट कराएंगे n की, या फिर यहाँ पे हमने n की वैल्यू को सेट कर दिया है 5 से। सो द वैल्यू ऑफ n विल बिकम 5 एंड देन उसके बाद हमने क्या किया है, f डॉट शो डेटा। f डॉट शो डेटा से क्या होगा, जो शो डेटा फंक्शन है फैक्टोरियल क्लास का, दैट विल एग्जीक्यूट एंड if you see the show data function, it is nothing but the logic for calculating the factorial of a number n। ठीक है, तो वो factorial calculate करके उसको print कर देगा। So on the right side you can see when I'm running this program, whenever I'll run this program, I'll get the result as factorial of, मैंने n भी बोला था यहाँ पे, तो फैक्टोरियल ऑफ द नंबर दैट इज 5 इज 120। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाकर के अगर सपोज इफ आई मेक द चेंजेस हियर एंड इसको मैं कर देती हूँ से 6, आई मेक द चेंजेस टू 6। अब मैंने n को 6 कर दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करके देख रही हूँ यहाँ पे। नाउ ना ये एरर यहाँ इसलिए आ रहा है, यहाँ पे एक डॉट लग गया है, so we need to remove this dot। okay, now I'll run this program again।
now it is saying factorial of 6 is 720, क्योंकि से यहाँ मैंने नंबर को बदल करके 6 कर दिया, so we are getting a result as 720. If I put this value as 7, मैं यहाँ पे इसकी जगह अगर 7 कर देती हूँ and then I'll run this program, then it will find the factorial of number 7 and print the result here. ठीक है? So this was just to show you how to write a program using classes. Now यहाँ पे आपको ऑनलाइन आप इतने सारे कंपाइलर्स यूज कर रहे थे. You were using the GDB compiler. You can use CodeChef. You can use tutorial points. कई सारे. जैसे ही आप गूगल में ऑनलाइन C++ कंपाइलर डालोगे, जैसे आप C के प्रोग्राम्स करते आए हो अभी तक, you can just search on Google. We just write C online C++ compilers. So you will have lot many options. What you can try is, you can try out either say I'll just show you. You'll just write here online C++ compiler, and you will get a variety of compilers available here. Okay, now you can either choose this online C++ compiler, that is online gdb.com, or you can use tutorial points. ये third number पर आप use कर सकते हो tutorial points, या फिर आप CodeChef use कर सकते हो. There you can use any one of them which you prefer to. इन सब में आपको क्या करना है, आपको एक कोड विंडो दिखाई देगी, वहां आपको कोड लिखना है एंड एग्जीक्यूट या रन का बटन होगा, उसको क्लिक करके यू कैन सी द रिजल्ट. अगर आपके पास पीसी है या लैपटॉप है, देन यू कैन यूज बोरलैंड C++ और टर्बो C++ एंड राइट एंड रन योर प्रोग्राम. जैसे लास्ट सेमेस्टर पे आप डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम रन करके मेरे को स्क्रीनशॉट्स भेजते थे. C++ के लिए आपको एक अलग से कंपाइलर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे नॉर्मली जब आप अपनी मशीन पे जो इंस्टॉल करते हो, दैट इज बेसिकली C++. टर्बो C++ आप इंस्टॉल करते हो, और टर्बो C++ में आप C के प्रोग्राम्स भी लिख सकते हो एंड C++ के प्रोग्राम्स भी लिख सकते हो. Only the difference is when you are writing a program in C, you save the program with an extension of .c. But when you are writing a program in C++, make sure to save your program in C++ extension of CPP. Now, ऐसा जरूरी क्यों है? क्योंकि इसे अगर आप C में suppose now C++ में अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिखना है, से लास्ट क्लास में जो मैंने लिखा था, द प्रोग्राम नेम सपोज इज student.cpp. ठीक है, आप आप अपने प्रोग्राम को सेव करोगे student.cpp नाम से. नाउ CPP एक्सटेंशन जैसे ही आप दोगे और प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोग्राम का एक्सटेंशन है CPP, दैट विल टेल व्हिच कंपाइलर टू बी यूज्ड. ठीक है, तो अगर आप अपने प्रोग्राम को .c एक्सटेंशन से सेव करते हो, तो it will use the C compiler for compiling the program, and if you use the .cpp extension for the file, then it will use the C++ compiler. ठीक है, अब बिल्कुल वैसे ही जैसे आप C के प्रोग्राम को कंपाइल करते थे, आप क्या करते थे, सबसे पहले आपने C का प्रोग्राम लिखा, उसको यूजिंग द एडिटर you have written the C++ program and you have saved it with an extension of CPP. Then आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया. कंपाइल करने से क्या होगा, अगर कोई एरर नहीं है, then your student.obj नाम की फाइल आपकी बन जाएगी. If no errors, अगर एरर आती हैं तो first the errors will be listed out. You'll correct those errors and then recompile your program till your program becomes error free. The OBJ file will be formed only when
योर प्रोग्राम इज एरर फ्री। देन इसके बाद कंपाइलर के बाद आपका लिंकर प्रोग्राम को लिंक करता है आपकी जो भी से हेडर फाइल्स हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं या क्लासेस हैं इस केस में, एंड इट लिंक्स एंड फॉर्म्स द exe फाइल। बिल्कुल सी के जैसा ही चल रहा है सब कुछ। exe फाइल बन जाती है। exe फाइल इज क्रिएटेड ऑन द हार्ड डिस्क। नाउ द लोडर loads the this exe file into the primary memory, and then you see the output of the program. So these are the steps to write and run a program in C++. ठीक है, आपने प्रोग्राम लिखा, उसको CPP एक्सटेंशन से सेव किया, प्रोग्राम को कंपाइल किया। If the program is error free, it will create an object file which is the machine code of your program. Then the linker links it with the relevant library functions whichever are required, and then finally the exe is created. Then the loader loads this exe file into the RAM so that that program can be executed and the output can be seen in the output window. So these are the steps for writing and running a program in C++. Okay. Now this was just an attempt to show you how you can write a program using any of the say compilers that are available. You can write and run your programs there. If you have a PC or a laptop, nothing like it, you can run your programs there. अगर आपके पास घर पे PC नहीं है, you can even run your programs on the mobile. और मोबाइल में प्रोग्राम रन करने के लिए मैंने आपको 2-3 ऑप्शंस बताए हैं. जस्ट गूगल आउट से C++ ऑनलाइन कंपाइलर और आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे. लगभग सारे ऑप्शन सिमिलर काइंड है. वहां पे एक आपकी प्रोग्राम विंडो होती है और एक आपकी आउटपुट विंडो होती है. प्रोग्राम विंडो में आपने प्रोग्राम लिखना होता है. देयर इज अ बटन फॉर एग्जीक्यूट और रनिंग अ प्रोग्राम. जस्ट क्लिक ऑन दैट बटन and you can see the output in the output window. ठीक है, अगर एरर होगी, error will be listed out in the output window. You can go and correct the errors and then again run the program and then you can see the output. ठीक है. Now continuing with what we were doing in the earlier class, we'll just start with आगे का हम देखते हैं क्या पढ़ रहे थे. So last time I just gave you an overview of how to create now in the last class I had written a program on say printing the mark sheet of a student. आपने मार्कशीट प्रिंट करने का प्रोग्राम पहले भी लिखा हुआ है सी में, बट देयर वी हैड रिटन द प्रोग्राम यूजिंग द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग स्टाइल. ओके, बट लास्ट क्लास में हमने एक प्रोग्राम लिख करके देखा था यूजिंग क्लासेस, और क्लासेस की मदद से हमने मार्कशीट वाला सेम प्रोग्राम लिखा था. ठीक है. नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम वाज समथिंग लाइक से आप जो भी हेडर फाइल्स आपको इंक्लूड करनी होती हैं, आप सबसे पहले उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हो अपने प्रोग्राम में, से iostream.h. देन आप इंक्लूड करते हो इफ यू वांट conio.h. conio.h किस लिए जरूरत पड़ती है? टू कॉल द क्लियर स्क्रीन फंक्शन, clr, scr, get, ch, ये सारे फंक्शंस आपके conio.h में होते हैं. ठीक है. क्या किया था, क्लास सबसे पहले क्लास क्रिएट की थी एक स्टूडेंट. नाउ आई विल नॉट राइट द कंप्लीट प्रोग्राम राइट नाउ, आई विल जस्ट रिवाइज ऑन हाउ वी रोट दैट प्रोग्राम, या क्लास को यूज करके आप नॉर्मली प्रोग्राम्स कैसे लिखते हो. क्लास, फिर क्लास का नाम लिखा हमने यहाँ पे, एंड आई टोल्ड यू कि द नेम ऑफ द क्लास follows the rules
ऑफ एन आइडेंटिफायर, मतलब आइडेंटिफायर को नेमिंग करने के जो भी रूल्स होते हैं दे हैव टू बी फॉलोड while naming a class, but the convention says the first alphabet of the name of the class should be a capital letter. Okay, now this is just a convention, so it is just used to make मतलब एक स्टैंडर्ड मेथड बनाने के लिए ये करा गया है. अदरवाइज इट इज नॉट फोर्सफुल, इट इज नॉट मैंडेटरी, कंपल्सरी नहीं है ये, लेकिन इट इज सजेस्टेड टू डू सो बिकॉज उससे होता क्या है कि किसी भी नाम को देख के आप पता कर सकते हो इफ स्टूडेंट इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स देन यू कैन अज्यूम कि ये एक ऑब्जेक्ट होगा या वेरिएबल होगा या फंक्शन होगा. बट अगर पहला अल्फाबेट कैपिटल है देन इट कैन बी अ क्लास. ठीक है, तो जस्ट टू डिफरेंशिएट अ क्लास from a function or a say object or a variable, alphabet of a class name should be a capital letter. ठीक है, now this is just a convention but it is a good practice to follow the conventions because जब आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते हो तो it's not only that आप अकेले प्रोग्राम लिख रहे हो, a team works on a software. ठीक है, और अगर सब कोई अपने अलग अलग प्रोग्रामिंग स्टाइल्स फॉलो करेंगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू वर्क एज. ठीक है, तो इसीलिए आपको स्टैंडर्ड मेथड्स फॉलो करने चाहिए. मेथड्स ऐसे होने चाहिए जो सब फॉलो करें जिससे कि एक दूसरे के लिखे हुए प्रोग्राम्स को आप समझ भी सको और उनको यूज भी कर सको. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क एज अ टीम फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है, इसके बाद क्लास जब क्रिएट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या डिफाइन करते हो? डेटा. ठीक है, डेटा डिफाइन होने के बाद यू राइट द पब्लिक कीवर्ड फॉलोड बाय कोलन, जिसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे, और यहाँ पे आप सारे फंक्शंस को डिफाइन कर देते हो. सो दिस इज फंक्शंस. ठीक है, एंड देन योर class ends here with a curl bracket and semicolon. So this is the basic structure or you can say the skeleton of a class. class का नाम, फिर curl bracket open. सबसे पहले आप सारा डेटा डिफाइन कर देते हो, then public section में you define all the functions and then you close the class. अब क्लास तो बन गई, अब इसके बाद हमें क्लास को यूज करना है. तो यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इन द मेन फंक्शन एंड यू हैव टू यूज द फंक्शंस यू हैव क्रिएटेड द क्लास. सो यू राइट द वॉइड मेन. यहाँ पे आप से स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे से एस, फिर एस डॉट, सपोज यहाँ पे आपने दो फंक्शंस बनाए थे, आई जस्ट पुट द लेआउट, बाकी मैं पहले बता चुकी हूँ आपको. तो सपोज हमने लिखा void get data. I told you usually we create two functions. एक get data होता है जिसमें आप यूजर से इनपुट कराते हो एंड एक होता है आपका show data. show data में आप क्या करते हो? show data में you do the work for which the program has been written. ठीक है, अब प्रोग्राम हमने यहाँ पे किस चीज के लिए लिखा है? टू प्रिंट द मार्कशीट ऑफ अ स्टूडेंट. तो जो मार्कशीट प्रिंट करने का सारा कोड है वो यहाँ पे आप लिखोगे, कोड टू प्रिंट मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट. यहाँ पे आप क्या कोड लिखोगे? कोड टू इनपुट द डेटा. जिस डेटा को आपको इनपुट कराना है वो सारा आप गेट डेटा के अंदर लिखोगे. शो डेटा में सारा आप वो लॉजिक लिखोगे जो आपको एज एन आउटपुट चाहिए. सो द कोड टू प्रिंट द मार्कशीट विल बी रिटन हियर. अब यहाँ पे आप सिर्फ क्या करोगे? ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे स्टूडेंट क्लास का. दिस इज हाउ यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. क्लास का नाम लिखते हो आप, स्पेस के बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, सेमीकोलन. सो एन ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड एंड देन ऑब्जेक्ट की मदद से आप उसके जो फंक्शंस हैं उनको कॉल कर सकते हो
one at a time. So you are calling first the get data function. Obviously get data पहले call कराओगे, क्योंकि इससे पहले input जब आप यूजर से कराओगे, then only the calculations will be done and the output will be produced. तो s dot get data function से आपका ये वाला function run होगा. It will accept all the input from the user, and then s dot show data function से आपका ये वाला function call होगा, and it will print the mark sheet of the student whose marks you have and other details you have just entered. So this is a style of writing any C++ program using classes. मतलब एक standard तरीका है. Now you can write any program using object-oriented programming approach. C++ में आप जितने भी आप programs लिखोगे using classes, all programs will be based on classes. Okay, so you can write almost all programs using classes in C++. Okay. Now we'll take one more example, and you can write that program also on your computer and run it also. I'll just give an overview of that program. Suppose आपको say you want to write a program, write a program to print the say simple interest using object-oriented programming approach. ठीक है? Means I'm just trying to make you aware of how to write a program using object-oriented approach. Now, simple interest calculate करने का program आप C में कर चुके हो. कोई बड़ा tough program नहीं है. लेकिन why I am telling you here again is because यहाँ पे हमारी जो programming approach है that has changed. We are writing a program in say the C++ to find the simple interest of a principal amount जो भी है, ठीक है. लेकिन हमें object oriented programming approach use करते हुए ये program लिखना है, ठीक है. Now जब आप ये प्रोग्राम को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में लिखते थे, सी में लिखते थे, तो आप सीधा क्या करते थे, आप सीधा प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते थे. मेन फंक्शन के अंदर आपने प्रिंसिपल इनपुट कराया, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट कराया, then you input the time period, you put the formula for simple interest, calculate the simple interest and print the result. Simple interest आपने print करा दिया, बस हो गया आपका प्रोग्राम कंप्लीट. Now that was structured programming approach. कोई क्लास नहीं क्रिएट करनी थी आपको, डायरेक्टली आपने मेन फंक्शन में सारा कोड एक जगह पे लिख दिया. But here the question is, now you have to think of the same question using object oriented approach. मतलब अब हमारी प्रोग्रामिंग अप्रोच हम दूसरी यूज कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल में हमें सेम ये प्रोग्राम लिखना है C++ में, ठीक है. नाउ सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम दिया जाता है तो जस्ट एक इस तरह से बॉक्स बना लो आप and divided into two parts. One is your data part and one is your functions part, ठीक है. और ये पूरा आपकी क्लास है, ठीक है. नाउ क्लास का नाम आप जो भी रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो. say I am keeping the name of the class as simple int, simple interest, ठीक है. क्लास का नाम हमारा ये है, आप जो भी नाम रखना चाहते हो रख सकते हो. नाउ you have created this box. Now this ये अप्रोच से क्या होता है कि आपको ना प्रोग्राम लिखने में आसानी रहती है. अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, what all data do we require. अब ऑब्वियसली बात है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है. यू नीड द प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए और आपको टाइम चाहिए, टाइम पीरियड. ये तीन चीजें आपको चाहिए एज डेटा या इनपुट. ये तीन चीजें आपको इनपुट चाहिए. एंड फंक्शंस आप क्या करोगे, यू विल सिंपली क्रिएट दोस टू फंक्शंस. मैं पहले भी बता चुकी हूँ.
यू कैन जस्ट टेक टू फंक्शंस गेट डेटा, जो ये 3 डेटा वैल्यूज आपसे इनपुट कराएगा, और एक फंक्शन आप बना दोगे शो डेटा या शो रिजल्ट्स या डिस्प्ले रिजल्ट्स, व्हाटएवर नाम आप कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है. सो वन फॉर गेटिंग द डेटा एंड वन फॉर शोइंग द रिजल्ट्स. ठीक है, अब आपके पास रफली एक लेआउट बन गया आपकी क्लास का. नाउ जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग द क्लास. सबसे पहले आप लिखो क्लास, और क्लास का नाम सपोज आपने लिखा, आई विल कीप इट शॉर्ट, सो आई जस्ट कीप इट एज SI. ठीक है, ये मैं क्लास का नाम SI लिख देती हूँ. सो आई जस्ट कीप इट एज SI. क्लास का नाम हमने रख दिया SI, कर्ल ब्रैकेट ओपन करा. अब ये 3 डेटा मेंबर्स को हमने सबसे पहले डेटा सेक्शन में डिक्लेयर करना है. ठीक है, तो हमने ले लिया से long int t. I'm just taking short variable names. ठीक है, now why I'm taking long int, because integer की range काफी कम होती है. So if I want to take a longer value, so you can take a long int data type. long int data type से आप काफी बड़ी values को भी p के अंदर ले सकते हो. Then rate of interest कैसा होना चाहिए? It can be a float type value, because rate of interest can be 7.5, it can be 6.5, है ना. तो आप क्या लिख सकते हो? float से r, which is the rate of interest, and t को भी टाइम पीरियड को भी आप float ले सकते हो, क्योंकि इसे आपका टाइम पीरियड भी 5.5 years हो सकता है या 5.75 years हो सकता है. It can be anything. Okay. So I am taking both the values as float type. Now data का type कैसा आपको लेना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा. जिस टाइप की values उस data में mostly आएंगी, so according to that you can take the type of the data whichever suits. Now data जितने हमें define करने थे हमारे हो गए. Now you will write public and colon, because I told you कि functions हमारे public section में आते हैं. अभी public section we'll learn later on, so you have to put it there. Why you put it there we'll discuss at a later point of time. Public section में आप इन दोनों functions को declare लिख दोगे, void get data and void show data. ठीक है, नाउ यहाँ पे सारा आपको क्या कोड लिखना है. गेट डेटा में आपको क्या करना है? डेटा कोड टू इनपुट डेटा. ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है यहाँ पे? आप प्रिंसिपल अमाउंट यूजर से इनपुट कराओगे, आप यूजर से रेट ऑफ इंटरेस्ट इनपुट कराओगे, यू विल इनपुट द टाइम पीरियड. दीज आर द ओनली 3 डेटा values that have input from the user. ठीक है, और शो डेटा में आप क्या कराओगे? शो डेटा में तो सिंपली हमें कैलकुलेशंस करने हैं. नाउ कैलकुलेशन करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे? सिर्फ फ्लोट एक SI नाम का वेरिएबल ले लिया. से SI हमारा क्लास का नाम है, तो उसी नाम से हम वेरिएबल का नाम नहीं लेंगे. सो सपोज वी आर टेकिंग इट एज इंटरेस्ट. ठीक है, या यू टेक इट एज, वेरिएबल का नाम आप ले सकते हो, या क्लास का नाम हम सिंपल ले लेते हैं. ठीक, और वेरिएबल का नाम यहाँ ले लिया SI. अब हमने लिखा SI इज इक्वल टू T इंटू अपॉन 100. ठीक है, SI कैलकुलेट हो जाएगी, और यहाँ पे प्रिंट करा दो आप सिंपल इंटरेस्ट कोलन SI एंड एंडल. बस आपका ये आउटपुट प्रिंट हो गया. यहाँ पे आपकी क्लास ओवर हो गई. ठीक है, सो आई हैव रिटन द क्लास. क्लास हमने पूरी बना ली. सिंपल नाम की एक क्लास बनाई, उसमें P, T and R नाम के डेटा मेंबर्स डिफाइन कर दिए. गेट डेटा एंड शो डेटा नाम के 2 फंक्शंस डिफाइन कर दिए. गेट डेटा में हमने P, T और R की वैल्यूज को इनपुट कराया.
और शो डेटा फंक्शन में हमने SI कैलकुलेट करके SI की वैल्यू को प्रिंट कराया. नाउ अगेन फॉर रनिंग द प्रोग्राम वी नीड टू राइट द मेन फंक्शन. तो मेन फंक्शन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, void main. अब मेन फंक्शन में ज्यादा कोड नहीं रह जाता बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन रिटन इन द क्लास. नाउ जस्ट वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास and call the get data and show data function to do our whatever for which we have written the program. तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल जो क्लास है, सिंपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे as. I'll write as dot get data and as dot show data और लास्ट में get ch. बस यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ओवर हो गया. नाउ जैसे ही as dot get data फंक्शन कॉल होगा, this code will be executed and it will input the principal rate and time from the user. As soon as the show data function is called, this particular function will be called. It will calculate the simple interest and it will print the simple interest through the cout line. So now any program you've written in C, you can convert it into a program using classes. आपको बस क्या करना है कि जो कोड आप सारा कुछ मेन में लिख रहे थे इन वन गो, अब आप क्या करोगे, उस जिस चीज के लिए आपका प्रोग्राम बनाया जा रहा है उसको आप, उसके लिए पहले आप एक क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर सारा कोड लिखोगे जिस तरह से क्लास में लिखा जाता है, एंड देन मेन फंक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड गेट डेटा एंड शो डेटा फंक्शंस को कॉल कराना है. ठीक है. सो द अप्रोच इज हैज चेंज्ड, द प्रोग्राम इज सेम, ओनली द प्रोग्राम को लिखने का तरीका बदल गया. सी में हम बिना क्लासेस के प्रोग्राम लिखते थे, C++ में यू कैन राइट प्रोग्राम यूजिंग क्लासेस. सो just try out this program and run it and see the output for yourself. Okay. Now इसके अलावा एक और आप एग्जाम्पल कर सकते हो. I'll just tell you what has to be done. You have to write that program on your own. आपको एक एम्प्लॉई पे स्लिप जनरेट करानी है, एम्प्लॉई पे स्लिप. ठीक है. अब एम्प्लॉई पे स्लिप क्या होती है, मतलब जब आपको पे सैलरी मिलती है तो सैलरी के साथ आपको एक स्लिप भी मिलती है जिसमें आपके सैलरी के सारे डिटेल्स होते हैं. ठीक है. दैट इज योर एम्प्लॉई पे स्लिप. तो सपोज हम एक क्लास बनाएंगे एम्प्लॉई नाम की. अगेन दिस इज योर फंक्शंस पार्ट एंड दिस इज योर डेटा पार्ट. ठीक है. अब एम्प्लॉई कि पे स्लिप में आपको क्या क्या चाहिए, एक तो एम्प्लॉई का कोड चाहिए. एवरी एम्प्लॉई हैज अ कोड. जैसे आपका रोल नंबर होता है, इसी तरह से एवरी एम्प्लॉई इज असाइंड अ कोड विच इज यूनिक. ओके. सो एम्प्लॉई कोड होगा, उसका नेम होगा. ठीक है. मे बी उसका डेजिग्नेशन होगा. लेने को आप और भी डिटेल्स ले सकते हो, बस आप इतने 3 लेना. नाउ सैलरी आपकी क्या है, सैलरी किस बेसिस पे, सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए यू जस्ट रिक्वायर द बेसिक सैलरी. ठीक है. तो बेसिक सैलरी, रेस्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सैलरी आर डिपेंडेंट ऑन द बेसिक सैलरी. तो आप सिर्फ इनपुट में क्या लोगे, बेसिक सैलरी लोगे. ठीक. अब फंक्शंस में आपका क्या क्या होगा, गेट डेटा और शो डेटा. ठीक है. तो ये तो हो गई आपकी क्लास. क्लास में क्या क्या डेटा होगा और क्या फंक्शंस होंगे, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. ओके. नाउ आई विल शो यू हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द सैलरी. ठीक है. नाउ सैलरी कुछ ऐसी होती है, एक सैलरी का कंपोनेंट होता है बेसिक सैलरी. सपोज द बेसिक सैलरी ऑफ अ पर्सन इज 10,000. ठीक है. उसके ऊपर उसका होता है डियरनेस अलाउंस. DNS allowance usually government announce करती है, and this amount is in form of a percentage. Okay. The DNS allowance is
announced by the government, and this is in form of a percentage, and percentage of what? The basic salary. ठीक है, तो suppose आप अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए कि the DA is 60% of basic. ठीक है, ये आप पता कर सकते हो करंट में क्या चल रहा है, and it changes in every 6 months. It is updated after every 6 months. Okay, so we are assuming that the DA is 60% of the basic. Then इसके अलावा आपका एक होता है हाउस रेंट अलाउंस. ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस आप मान के चलो सपोज 30% ऑफ बेसिक. ठीक है, these are just figures, they can change as per the requirement. ठीक है, तो HRA हो गया आपका 30% ऑफ द बेसिक सैलरी. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो DA और बेसिक दोनों किस पे डिपेंडेंट है? दे आर नॉट separate values, they can be calculated whenever required because they depend on the basic salary. ठीक है, then HRA हो गया आपका. then traveling allowance एक होता है, traveling allowance is usually fixed, तो आप इसको assume कर लीजिए say 1500. okay, traveling allowance. then इसके बाद आपका, अब आप अगर इसके बेसिस पे सैलरी कैलकुलेट करोगे तो DNS अलाउंस आपका कितना हो जाएगा? 60% ऑफ 10,000. तो कितना आ जाएगा ये वैल्यू? इट विल बिकम, कितनी हो जाएगी ये वैल्यू? 6,000. दिस विल बिकम 6,000. ठीक है, तो DNS अलाउंस आपका 6,000 हो गया, बेसिक सैलरी इतनी हो गई. देन HRA कितना हो जाएगा? 30% ऑफ बेसिक सैलरी. सो बेसिक सैलरी आपकी कितनी है? 10,000. सो HRA विल बिकम 3,000. ठीक, दिस इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन. आई एम शोइंग यू कि कैसे सैलरी कैलकुलेट होती है. एंड TA इज फिक्स्ड एट 1,500. ठीक, अब अगर आप इन सबको देखोगे तो टोटल सैलरी निकलेगी. टोटल सैलरी में आपको इन सबको ऐड कर देना है. यू जस्ट हैव टू ऐड बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA प्लस TA. तो कितनी हो जाएगी ये? 10,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 plus 1,500. So this comes out to be 10 and 6, 16, 16 and 3, 19, 19 and 1,500. So 2,0500. This is the total salary. Now you can just print this total salary. इसमें अगर आपको और ऐड करना है तो एक PF होता है, ये सब तो ऐड होते हैं. PF is deducted at 12% of total salary. 12% of total salary. ठीक है. नाउ अब आप ऐसा कर सकते हो कि पूरे में टोटल सैलरी आपने कैलकुलेट कर ली, PF कैलकुलेट कर लिया. PF इज इक्वल टू 12% ऑफ टोटल सैलरी. ठीक है, एंड नेट सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी? नेट सैलरी इज इक्वल टू टोटल सैलरी माइनस PF, बिकॉज PF आपका सबमिट हो जाता है, मतलब इट इज डिपॉजिटेड विद द PF अकाउंट. तो दैट amount 12% of the total salary is deducted from the employee's salary, और वो उसके फंड में, प्रोविडेंट फंड में से एड अप हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है. सो दैट अमाउंट should be subtracted from the total salary and the net salary is the amount that the employee gets. ठीक है, तो ये तो सारा हो गया आपका कैलकुलेशन पार्ट कि एम्प्लॉय पे स्लिप में ये एम्प्लॉय का क्या क्या डेटा और कौन कौन से फंक्शंस आपको रिक्वायर्ड है. एम्प्लॉय की पे स्लिप
में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रिंट होते हैं, व्हाट आर द हाउ दे आर कैलकुलेटेड, all that I have explained. Now you at for the payslip as you want, that you can keep it as per your say requirement. आप कुछ ऐसी एक पे स्लिप बना सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो पे स्लिप, जस्ट अ सिंपल वन यू कैन क्रिएट, क्योंकि इसे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव डिजाइनिंग नहीं करना है. आई वांट टू सी हाउ यू कैन राइट द कोड फॉर दिस. यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड आ जाएगा, सपोज 1003. यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा से XYZ, उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, डेजिग्नेशन इज से मैनेजर, ठीक है. फिर उसकी बेसिक सैलरी आ जाएगी, बेसिक सैलरी, आई टेक द सेम एग्जांपल, तो बेसिक सैलरी हमने 10,000 अज्यूम की थी. देन डीए कैलकुलेट होकर के हमारा 6,000 आया था, वो प्रिंट हो जाएगा. देन HRA हमारा कैलकुलेट होकर के 3,000 आया था, वो प्रिंट हो जाएगा. टीए को हमने फिक्स लिया था 1,500. टोटल सैलरी हमारी कैलकुलेट हुई थी 20500. पीएफ यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा इसका 12%. एंड देन लास्ट में आपका आ जाएगी नेट सैलरी, which is total salary minus the PF. So a simple pay slip you can just generate using this program, and you will find that the program is very easy to write. In C++, the program is very easy to write, क्योंकि से ये क्लास बनाते समय आपको प्रोग्राम लिखने में बड़ी आसानी होती है. आप डेटा सेक्शन में सारा डेटा डिफाइन करते हो, फंक्शन सेक्शंस में सारे फंक्शंस डिफाइन कर देते हो, एंड मेन में सिर्फ आपको काम क्या रह जाता है, you just have to create an object of the class and call the get data and show data functions respectively. So just try out this program. So you have 3-4 programs to write. Now आपको एक प्रोग्राम लिखना है C++, मतलब क्लासेस यूज करके फैक्टोरियल का. You have to write a program in C++ using classes for generating the pay slip of an employee. स्टूडेंट का हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एंड देन वी सॉ वन प्रोग्राम फॉर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ नंबर. सो जस्ट ट्राई आउट दीज 3-4 प्रोग्राम्स यूजिंग क्लासेस, बिकॉज अब आपको प्रैक्टिस करना है हाउ टू राइट प्रोग्राम्स यूजिंग द क्लासेस, बिकॉज दैट इज व्हाट इज अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो आई विल जस्ट एंड द क्लास नाउ. Do practice these programs and see the results.